तो जैसा कि दोस्तों लास्ट पार्ट में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा हुआ था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि वास्तविक विलयन क्या होते हैं, कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और निलंबन क्या होते हैं और इन तीनों में क्या अंतर है। तो आइए वीडियो में हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन के कुछ उदाहरण और उनके प्रकार के बारे में। तो इनके उदाहरण और प्रकार जानने से पहले कुछ कोलाइडी विलयन से जुड़े हुए टॉपिक जान लेते हैं ताकि हमें ये टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो यदि हम बात करें कोलाइडी विलयन के अवयव के बारे में, तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं ये दो अवयव से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने विलयन में पढ़ा है कि विलयन जो होते हैं विलेय और विलायक से मिलकर बने होते हैं, सेम उसी तरह कोलाइडी विलयन भी दो अवयव से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इनमें नाम जो है अलग है। तो बात करते हैं हम परिक्षिप्त अवस्था की। तो विलेय पदार्थ की तरह का घटक या परिक्षिप्त कण जो कोलाइडी रूप में रहता है उसे हम परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं। तो आपको आई थिंक डिफिनीशन समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं सिंपली समझा दे रहा हूँ कि जैसे विलयन में विलेय था उसी तरह कोलाइडी विलयन में विलेय को हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। बस इतना याद रखिए कि कोलाइडी विलयन में जो विलेय होते हैं उन्हें हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। इसी कारण परिक्षिप्त प्रावस्था में लिखा है कि विलेय पदार्थ की तरह का घटक। नेक्स्ट है परिक्षेपण माध्यम। तो वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि परिक्षेपण माध्यम वह अवयव है जिसमें कि हम परिक्षिप्त प्रावस्था को घोलते हैं। तो जैसे विलयन में विलायक अपने अंदर घोलता है उसी तरह कोलाइडी विलयन में जो परिक्षेपण माध्यम है वो अपने अंदर घोलता है। तो अपने अंदर विलायक किसे घोलता है? विलेय को। तो उसी तरह परिक्षेपण माध्यम वह माध्यम है जो कि परिक्षिप्त प्रावस्था को अपने अंदर निलंबित करता है, यानी कि घोलता है। तो सिंपली आप दिमाग में बस इतना रखिए कि जो परिक्षिप्त प्रावस्था होती है वो विलेय है, मतलब जिसे हम घोलते हैं, और परिक्षेपण माध्यम विलायक है जो कि अपने अंदर किसी चीज़ को घोलता है, यानी कि विलेय को घोलता है। मैं यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे ये टॉपिक आएगा जब हम कोलाइडी विलयन के प्रकार और उदाहरण पढ़ेंगे। तो आप बाद में कंफ्यूज होइएगा, आप नोट कर लीजिए परिक्षिप्त प्रावस्था एक प्रकार से विलेय है और परिक्षेपण माध्यम एक प्रकार से विलायक है। परंतु ये दोनों टर्म हम कब यूज़ करेंगे? कोलाइडी विलयन के केस में। तो कोलाइडी विलयन कुल 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था के रूप में यानी कि विलेय के रूप में हम लोगों ने द्रव लिया है और विलायक के रूप में हम लोगों ने लिया है गैस, यानी कि हम द्रव को किस में मिलाएंगे? गैस में मिलाएंगे। इसका एग्जाम्पल है एरोसॉल, यानी कि इस प्रकार से जो कोलाइडी विलयन बनेगा, यानी विलेय रहेगा द्रव और विलायक रहेगा गैस, तो ऐसे कोलाइड को बोलते हैं हम एरोसॉल। इसका एग्जाम्पल है धुंध है, बादल है। तो बादल में आप देख सकते हैं क्या होता है? द्रव के रूप में मतलब पानी रहता है और गैस यानी कि जो गैस होते हैं उसी में द्रव के कण चिपक जाते हैं। अगला है हमारा ठोस। विलेय ठोस है और विलायक के रूप में क्या लिया गया है? गैस लिया गया है। तो इसका एग्जाम्पल भी एरोसॉल है, धुआं है। तीसरा है गैस। विलेय के रूप में हम लोगों ने लिया गैस और विलायक के रूप में हम लोगों ने लिया द्रव, और इसे हम कोलाइडी विलयन में झाग या फोम कहते हैं, जैसे कि सेविंग क्रीम। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चौथा। यहाँ पर विलेय और विलायक यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव के रूप में है और इसका एग्जाम्पल है इमल्सन, जैसे कि एग्जाम्पल में ले ले दूध, चेहरे की क्रीम। तो इस प्रकार कोलाइडी विलयन के कुल 8 प्रकार हैं। आप 1-2 याद कर लीजिए, खासकर इमल्सन याद कर लीजिए, जेली याद करिए। तो ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और हमारा अगला टॉपिक है मिश्रण को पृथक करने के तरीके। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें आपके जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिश्रण को पृथक करने की कुछ विधियाँ दी गई हैं जिन्हें हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल से एनिमेशन के थ्रू बताऊंगा ताकि आपको हर एक टॉपिक ईजिली समझ में आ जाए। तो आइए सबसे पहले विधि की बात करते हैं और सबसे पहला विधि है वाष्पीकरण। तो बात करते हैं हम वाष्पीकरण की। तो वाष्पीकरण को इंग्लिश में हम बोलते हैं इवेपोरेशन। इसका मूल उद्देश्य क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यह मिश्रण के 2 पदार्थों में से एक पदार्थ का वाष्पीकरण यानी कि उसको वाष्पीकृत करके अलग करता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होना चाहिए, यानी कि दोनों पदार्थ के क्वथनांक एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे कि मिश्रण में एक पदार्थ का जो क्वथनांक है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरे पदार्थ का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो क्वथनांक होता क्या है? क्वथनांक का मतलब होता है वाष्प में बदलना, बस आप इतना याद रखें, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि जब हम पदार्थ को गर्म करेंगे तो 20 डिग्री वाला जो पदार्थ है वो पहले गर्म होकर क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब भी गर्म करेंगे तो पहले तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा ना, तो जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पदार्थ है वो वाष्प के रूप में बदल जाएगा। और जो 60 डिग्री वाला पदार्थ है यानी कि जिसका क्वथनांक 60 डिग्री सेंटीग्रेड है वो बचा रह जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों मिश्रण को अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों पदार्थ के जो क्वथनांक है उनका अंतर बहुत अधिक होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे हम वाष्पीकरण का उपयोग करके दो पदार्थों को आपस में अलग करेंगे। तो जैसे कि रंग यानी डाई का हम लोगों ने पानी में मिश्रण लिया, यानी कि पानी में हम लोगों ने रंग डाला। अब इन दोनों को अलग करना है, तो कैसे अलग करेंगे? हम करेंगे वाष्पीकरण विधि द्वारा, क्योंकि रंग जो है उसका क्वथनांक अधिक है और जो पानी है उसका क्वथनांक क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक वाच ग्लास है, उस वाच ग्लास में हम लोगों ने स्याही का विलयन लिया है। तो डायरेक्ट हम उसे गर्म नहीं करते, एक बीकर में पानी रखकर उसे गर्म करते हैं, नहीं तो जो वाच ग्लास है ये टूट सकता है गर्म करने पर, ठीक है। तो जब हम गर्म करते हैं तो ये देखते हैं कि इसमें जो जल है यानी कि स्याही के विलयन में जो जल है वो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और लास्ट में आप देखेंगे कि नीचे स्याही बच जाता है। तो आप ऊपर देख सकते हैं वाच ग्लास थोड़ा कटोरी की तरह होता है, ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, ठीक है ना। और नीचे है बीकर। बीकर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो ऊपर का सिरा होता है वो चोंचनुमा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं बीक। बीक मीन्स बीकर, ठीक है। और नीचे वायर है। वायर इसलिए लगा होता है कि पूरे बीकर पे जो तापमान है, मतलब कि पूरा टेम्परेचर बराबर पहुँचे, कहीं एक जगह पर न लगे, ठीक है। जैसे हम कोई चीज़ गर्म करते हैं तो एक स्थान पर अधिक टेम्परेचर गर्मी जाएगी, लेकिन जब वायर से लगा कर गर्म करते हैं तो पूरा जो तापमान है वो बराबर बराबर जाता है। तो ये फिगर है, आप इसको बना सकते हैं वाष्पीकरण विधि के लिए। यहाँ पर आप एनिमेशन के रूप में देख सकते हैं कि ऊपर वाच ग्लास रखा हुआ है और उस वाच ग्लास में स्याही का विलयन है, ठीक है। और हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे और जब हम गर्म करेंगे तो जो वाष्प है यानी कि जो जल की बूंदें हैं वो वाष्प के रूप में बाहर आ जाती हैं और अंत में स्याही बचा रह जाता है। तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी करेंगे हम वाष्पीकरण के लिए और आसानी से आप क्या कर सकते हैं, वाष्पीकरण विधि द्वारा दो अलग अलग क्वथनांक वाले विलयन को अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि जो स्याही का मिश्रण है यानी जो स्याही हम लोग अलग कर रहे हैं, स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या पढ़ा है, मिश्रण को अलग करना, ठीक है ना। तो स्याही जल में क्या है, यानी कि स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है। आइए चलते हैं अगले विधि की ओर और अगला विधि है अपकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इस विधि का जो मूल उद्देश्य होता है यानी कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो जब हम मिश्रण से भरे पदार्थ को बहुत तेज़ी से घुमाते हैं, तो जब हम तेज़ी से घुमाते हैं तो जो भारी पदार्थ होते हैं यानी कि भारी पदार्थ के जो कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। तो अपकेंद्रीकरण में यही होता है, यानी कि जब हम दो मिश्रणों को घुमाते हैं यानी दो मिश्रण से भरे पदार्थ को घुमाते हैं तो जो भारी पदार्थ होता है वो नीचे तली में बैठ जाता है, जबकि जो हल्के पदार्थ होते हैं वो ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। जैसा कि आप घरों में देखे होंगे, दूध से जब क्रीम को अलग किया जाता है तो इस विधि को हम बोलते हैं अपकेंद्रीकरण। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम जानते हो कि टोड दूध या डबल टोड दूध किसे कहते हैं? तो हम तो जानते हैं, आप जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं पहली बार तो उसे हम बोलते हैं, जो बचा हुआ दूध होता है उसे बोलते हैं हम टोड दूध। और जब बचा हुआ मतलब कि एक बार निकालने के बाद हम जब दोबारा निकालते हैं दूध से क्रीम तो उसे हम बोलते हैं डबल टोड दूध। और इस प्रकार के दूध में कोई भी क्रीम नहीं बचता। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, फिगर में दिखाया गया है कि जो बहुत हल्के कण होते हैं वो ऊपर की ओर होते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो बीच में होते हैं और जो सबसे भारी कण होते हैं वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं। आइए एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्रीम वाला दूध लेते हैं और ये आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, ये उपकरण देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो इस मशीन को जब हम चलाते हैं तो रोटेशन की वजह से जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर तैरने लगते हैं और जो भारी कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो जो क्रीम होता है वो हल्का होता है, वो ऊपर की ओर आ जाता है और बचे हुए भारी पदार्थ नीचे की ओर चले जाते हैं।
तो जब अपकेंद्री यंत्र यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को तेज़ी से घुमाया जाता है तो द्रव में उपस्थित जो भारी कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, और इस विधि को ही हम बोलते हैं अपकेंद्रण विधि। ठीक है, जैसे कि घरों में आप लोगों ने मथनी देखा होगा, मथनी से अलग किया जाता है मक्खन या क्रीम, तो यही विधि है अपकेंद्रीकरण। तो मथनी में क्या किया जाता है, मथनी से घुमाया जाता है। आप सभी के घरों में वॉशिंग मशीन ज़रूर होगा, तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धोने की विधि है वो भी अपकेंद्रीकरण पर ही आधारित है। उसमें आप देखते हैं कि सेंटर में एक मशीन रोटेट करती है जिससे कि कपड़े में जो धूल के कण होते हैं वो भारी होते हैं और घूमने की वजह से जो धूल के कण होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अपकेंद्रीकरण विधि के प्रयोगों के बारे में। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो शराब तथा रक्त को जांचने के लिए प्रयोगशाला में इस विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है क्रीम से मक्खन बनाने में भी अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया था कि वॉशिंग मशीन में कपड़ों से पानी निकालने के लिए भी इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा मिश्रण को अलग करने की 2 विधियाँ। अगले वीडियो में हम बाकी अन्य विधियों के बारे में जानेंगे जिसमें कि हम मिश्रण को अलग करेंगे यानी कि शुद्ध पदार्थ को प्राप्त करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।